मैं सतीश इंद्रमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, मैं 2012 से 12 को सॉल्व कराने के बाद 2013 का पेपर सॉल्व करने जा रहा हूं। इससे पहले 2004 से 2012 तक के पेपर को सॉल्व करा चुका हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से कौन सा हिमजलीय निक्षेपण भूरूप नहीं है? कौन सा हिमजलीय निक्षेपण भूरूप नहीं है? ऑप्शन ए एस्कर, ऑप्शन बी ड्रमलिन, ऑप्शन सी केम, ऑप्शन डी हार्न। तो देखिए, जो हार्न है ये हिमजलीय निक्षेपण भूरूप नहीं है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अत्यंत नूतन हिमयुग के हिमनदीय कालों के निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से किसका सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो इसके लिए आप एक सूत्र या GM गुंज मेंडेल रिस उर्म, ठीक है, इसको याद कर सकते हैं हम। तो गुंज मेंडेल रिस उर्म ये क्रम है इसका सही आंसर डी हो जाएगा, गुंज मेंडेल रिस उर्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भू अभिनतियों को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया? भू अभिनतियों को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया था? ओरिजन नाम दिया गया, क्रेटोजन नाम दिया गया, प्राइमा रंप नाम दिया गया कि अंतः पर्वतीय भूखंड नाम दिया गया? तो देखिए, भू अभिनतियों को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को जो नाम दिया गया था कोबर द्वारा उसे कहा गया था क्रेटोजन। क्या कहा गया था? क्रेटोजन। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नीचे दिए गए कथन कारण क्वेश्चन है। चलिए, कथन है कि हवाई द्वीपों पर ज्वालामुखी उद्गार निस्सरण अपेक्षाकृत शांत प्रकार के हैं। हवाई द्वीपों पर ज्वालामुखी उद्गार निस्सरण अपेक्षाकृत क्या है? शांत प्रकार के हैं। और कारण दिया है कि कम सांद्र लावा, कारण क्या दिया है कि कम सांद्र लावाश्यान लावा का उद्गार शांत होता है। तो देखिए, ए भी सही है, आर भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा कि ए आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो आप मिसिसिपी नदी और डेल्टा का प्रकार है, नदी और डेल्टा का प्रकार। मिसिसिपी नदी को पक्षी पंजाकार डेल्टा से मिला लीजिए और गंगा नदी को चापाकार डेल्टा से मिला लीजिए। यानी 2 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। और नर्मदा नदी को आप मिला लीजिए ज्वार नदमुखी डेल्टा से मिला लीजिए, इसका 4 हो जाएगा। और पीली नदी का पुराना मार्ग या परित्यक्त डेल्टा से मिला लीजिए, यानी ये 3 हो जाएगा। यानी जहाँ 2, 1, 4, 3 होगा वही इसका सही आंसर होगा। 2, 1, 4, 3 2, 1, 3, 4 सॉरी यहाँ से देखिए, फिर से देख लेता हूँ। मिसिसिपी यानी हो जाएगा आपका ए का दूसरा 2 में है, इसमें भी है, इसमें भी है। और देखिए, गंगा यानी चापागार बी का पहला भी दोनों में है। और नर्मदा यानी सी का जो है ज्वारमुखी सी का चौथा हो जाएगा, सी का चौथा सी में ही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 मैं बोल दिया था, इसीलिए कन्फ्यूजन हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैगा वनों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? टैगा वनों के बारे में क्या सत्य नहीं है? इसको आप लोग ध्यान रखें कि कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है ए वन आच्छादन पर शंख वृक्षों की प्रमुखता है। बी है वन तल काफ़ी साफ होते हैं। और सी है वृक्षों की वृद्धि बहुत तेज होती है। वृक्षों की वृद्धि बहुत तेज होती है।
आगे डी दिया है कि वृक्षों का व्यास बहुधा 2 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच रहता है। तो क्या सत्य नहीं है? तो टैगा वनों के में के यही है कि सी वाला जो है कि वृक्षों की वृद्धि बहुत तेज होती है। नहीं, वृक्षों की वृद्धि तेज नहीं होती है। सूर्य का प्रकाश और तापमान की कमी के कारण यहाँ वृक्षों की वृद्धि तेज नहीं होती, यही सत्य नहीं है। यहाँ दिया है कि तेज होती है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, 6 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7। सतही महासागरीय धाराएं अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती हैं? तो सतही महासागरीय धाराएं हैं, ऊर्जा अपनी कहाँ से प्राप्त करती हैं? लवणता से, विवर्तन से, पवन से, सुनामी से। तो सतही महासागरीय धाराएं अपनी ऊर्जा पवन से प्राप्त करती हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा 7 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णिमा के समय के आसपास होने वाले उच्च और निम्न ज्वार क्या कहलाते हैं? बृहद ज्वार कहलाते हैं, लघुत्तम ज्वार कहलाते हैं, महाज्वार कहलाते हैं और पाती ज्वार कहलाते हैं। तो विशेष रूप अमावस्या और पूर्णिमा के समय के आसपास होने वाले उच्च और निम्न ज्वार बृहद ज्वार कहलाते हैं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 8 का ए आंसर सही हो जाएगा, बृहद ज्वार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कथन और कारण का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुवीय पारिस्थितिकी व्यवस्था में यदि लाइकेन काई उत्पादन या तो क्षीण या तो नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है क्योंकि तृणभक्षी और मांसभक्षी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाइकेन पर निर्भर करते हैं। तो कह रहा है कि उत्तरी ध्रुवीय पारिस्थितिकी व्यवस्था में यदि लाइकेन का उत्पादन या तो क्षीण हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है क्योंकि तृणभक्षी और मांसभक्षी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाइकेन पर निर्भर करते हैं। तो कथन तो बिल्कुल सही है, कथन सही है। कारण क्या दिया है? उत्तरी ध्रुवीय पारिस्थितिकी व्यवस्था बहुत जटिल पोषण संरचना होती है। उत्तरी ध्रुवीय पारिस्थितिकी व्यवस्था बहुत जटिल पोषण संरचना होती है, ये कथन तो सही है, लेकिन कारण जो है इसका गलत है क्योंकि जटिल संरचना नहीं होती है, वहाँ बहुत सरल संरचना होती है क्योंकि वहाँ पे जैव विविधता बहुत कम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सत्य है परंतु आर असत्य है। इसका सी सही आंसर हो जाएगा, 9 का सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि वृष्टिमय उष्णकटिबंधों, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ मैं जहाँ तक संभव है। चलिए, वृष्टिमय उष्णकटिबंधों के मूल पशु जीवन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन कह लीजिए, ऐसा कह लीजिए, इसको घुमा के फिर पूछा गया है वृष्टिमय उष्णकटिबंधों के मूल पशु जीवन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो विविध तथा प्रचुर मात्रा में कीट, ऑप्शन बी दिया है। वृक्षीय जीव जंतुओं की अल्पता, अल्प चराई वाले और मांसाहारी पशुओं की अल्पता, प्रचुर जलचर जीवन। तो देखिए इसका जो बी है ऑप्शन, ये आपका सत्य नहीं है। वृक्षीय एवं जीव जंतुओं की अल्पता की बात कर रहा है, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में वृक्षों की भी बहुत अधिकता होती है, जीव जंतुओं की भी बहुत विविधता और अधिकता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी कि वृक्षीय जीव जंतु की यहाँ अल्पता की बात किया है, जबकि यहाँ पे होती है अधिकता। ठीक है, तो ये कथन सत्य नहीं है। इसका सही आंसर 10 का क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी वायुमंडलीय गैस सूर्य प्रकाश धूप में अधिकतम परावैंगनी विकिरण फिल्टर करती है, छानती है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये है। तो आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, हीलियम है। कौन सी वायुमंडलीय गैस सूर्य प्रकाश यानी धूप में अधिकतम परावैंगनी विकिरण को फिल्टर करती है? तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ओजोन ही है। इसका 11 का सी आंसर सही हो जाएगा कि ओजोन परावैंगनी विकिरण को रोकती है, छानती है, सूर्य के प्रकाश को छानती है, परावैंगनी विकिरणों को सोखती है, अवशोषित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन उत्तरी गोलार्ध के प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध प्रति चक्रवात में धरातलीय वायु संचरण का अच्छा वर्णन करता है? क्या कहा है कि उत्तरी गोलार्ध की बात किया है और प्रति चक्रवात की बात किया है, और धरातलीय वायु संचरण का अच्छा वर्णन कौन कर रहा है? ये आपसे पूछिए। अपसारीय दक्षिणावर्त, अभिसारी प्रति दक्षिणावर्त, स्थिर और आंतरिक दक्षिणावर्त। तो देखिए इसमें क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ पोल
या नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ऐसे कहिए, नॉर्थ पोल क्या, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है कि जो प्रति चक्रवात है, एंटी साइक्लोन है, वो चलता है आपका क्लॉकवाइज चलता है, वो क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। और क्या होता है कि क्लॉकवाइज चलता है, और क्योंकि केंद्र में होता है प्रति चक्रवात के उच्च वायुदाब, तो ये केंद्र से परिधि की तरफ इसमें हवाएं चलती हैं, केंद्र से परिधि की तरफ इसमें हवाएं चलती हैं। तो क्या हो जाएगा, अपसारी, यानी अपसारी, अभिसारी नहीं, अपसारी। क्यों? क्योंकि केंद्र से बाहर की तरफ हवाएं चलेंगी। क्यों ऐसा चलेंगी? क्योंकि हवाओं का नियम ही है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गतिशील होना। और दक्षिणावर्त, क्योंकि प्रतिचक्रवात है वो भी उत्तरी गोलार्ध में, तो ये घड़ी की सुई के अनुकूल दिशा में चलेंगे, दक्षिणावर्त। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 12 का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि किस प्रकार के वाता की अति प्रबल ढाल होती है, अधिक ढाल होती है। इसका मतलब जो शीतल वाताग्र होता है, शीतल वाताग्र होता है, उसकी जो है ढाल सबसे अधिक होती है, शीतल वाताग्र की ढाल सबसे अधिक होती है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिए, शीतल वाताग्र की ढाल सर्वाधिक होती है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 13 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें कहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित वर्ग को छांटना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला दिया है वाष्पीकरण, द्रव्य को गैस में बदलने की प्रक्रिया, द्रव्य को गैस में बदलने की प्रक्रिया, वाष्पीकरण कह रहा है, द्रव्य को गैस में बदलने की प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन ए तो सही हो गया, सुमेलित नहीं है पूछा है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या है, संघनन दिया है कि गैस से द्रव्य में बदलने की क्रिया, बिल्कुल सही है, गैस से द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया ही तो संघनन है, या द्रव कह लीजिए उसको। तो ये भी सही हो गया, ए सही हो गया, बी सही हो गया। ऑप्शन सी क्या है, तत्व, ऐसा पदार्थ जो साधारण रासायनिक और भौतिक साधनों के द्वारा सरल पदार्थों में वियोजित नहीं किया जा सकते, तत्व, ये भी सही हो गया। इसका अर्थ है डी ही गलत है, इसका अर्थ है डी ही गलत है, डी ही मेल नहीं खा रहा, क्योंकि चालन क्या दिया, विविध पदार्थ के छोटे टुकड़े जो सतह का कार्य करते हैं, जिन पर जल कण का संग्रहित होते हैं। कह रहा है कि चालन में कह रहा है कि विविध पदार्थ के छोटे टुकड़े जो सतह का कार्य करते हैं, जिन पर जलकण का संग्रहित होते हैं, तो बिल्कुल गई, चालन जो है उसमें संचालन या संचरण की प्रक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का डी आंसर सही हो जाएगा, 14 का डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सॉरी, निम्नलिखित में से किसने विश्व के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता का उपयोग किया है। ऑप्शन दिया ट्रिवार्था, कोपेन, थानथवेट और कर्नल। देखिए कह रहा है कि किसने विश्व के जलवायु वर्गीकरण के आधार के रूप में वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता, दो की बात किया है, वर्षण प्रभाविता और तापीय क्षमता का उपयोग किया है। तो इसका सही आंसर है थानथवेट ने, थानथवेट इसका सही आंसर हो जाएगा। थानथवेट महोदय ने ही जलवायु वर्गीकरण में वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता का उपयोग किया था। 15 का आंसर बी सही हो जाएगा, थानथवेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें भी कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है या मेलित नहीं है, कौन सा मेलित नहीं है, इसको आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए है स्ट्रैबो ज्योग्राफी नामक 17 खंडों कृति प्रकाशित की, बिल्कुल सही है, ये सुमेलित है। स्ट्रैबो महोदय ने ही ज्योग्राफी नामक 17 खंडों कृति प्रकाशित की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर ए तो सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। टालमी क्या है, अल्माजेस्ट या जियोग्राफिक सिंटैक्सिस नामक प्रसिद्ध कृति प्रकाशित की, बिल्कुल सही है, टालमी महोदय ने ही अल्माजेस्ट या जियोग्राफिक सिंटैक्सिस नामक कृति प्रकाशित की थी। तो बी भी सही हो गया। हम लोग को बेमेल छांटना है। हिप्पार्चीज जो दिया है, हिप्पार्चीज दिया है, इसको हिप्पार्कस कह सकते हैं आप, हिप्पार्कस। तो लंब कोड़ी और त्रिविम प्रक्षेप डिजाइन किए थे, बिल्कुल सही है, हिप्पार्कस ने लंब कोड़ी और त्रिविम प्रक्षेप डिजाइन किए थे, सी भी सही है। इसका अर्थ यह है कि डी आंसर क्या हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसी गलत होने के कारण ये का आंसर सही हो जाएगा। हिकैटियस को दिया है कि अक्षांश देशांतर को निर्धारण के लिए एस्ट्रोलाब नामक उपकरण का आविष्कार किया। कह रहा है कि अक्षांश और देशांतर के निर्धारण के लिए एस्ट्रोलाब नामक उपकरण का आविष्कार किया, नहीं, एस्ट्रोलाब नामक
उपकरण का निर्माण हिप्पार्कस ने किया था, हिप्पार्कस महोदय द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ये बेमेल नहीं का, हिकेटियस का नहीं है, ये हिप्पार्कस द्वारा किया गया था एस्ट्रोलाब नामक यंत्र का आविष्कार। तो इसका 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल द्विभाजन की नींव रखी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन। तो बर्नहार्ड वारेनियस, इमैनुअल कांट, पीटर एपियन और सीबेस्टीन मुस्टर, सेबेस्टियन मनस्टर कभी कहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर है कि सामान्य और बनाम विशेष भूगोल की द्विभाजन की नींव बर्नहार्ड वारेनियस ने की थी। नींव रखी थी बर्नहार्ड वारेनियस ने रखी थी, जर्मन भूगोलवेत्ता थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, टेलियोलॉजी या उद्देश्यवाद की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। टेलियोलॉजी या उद्देश्यवाद की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। तो हमबोल्ट दिया है, कार्ल रिटर दिया, ऑस्कर पेस्चल ने और विडाल डिला ब्लास ने। तो उद्देश्यवादी या टेलियोलॉजिकल की अवधारणा कार्ल रिटर महोदय ने प्रतिपादित की थी। किसने प्रतिपादित की थी, कार्ल रिटर महोदय ने प्रतिपादित की थी टेलियोलॉजिकल या उद्देश्यवाद की अवधारणा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने जलवायु निश्चयवाद पर विशेष बल दिया। जलवायु निश्चयवाद, इसको ध्यान में रखिएगा, जलवायु निश्चयवाद पर विशेष बल दिया। ग्रिफिथ टेलर, फ्रेडरिक रेडजर, एल्सवर्थ हंटिंगटन, एलन चर्चिल सैम्पल। तो इसका सही आंसर है एल्सवर्थ हंटिंगटन। एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय ने जलवायु निश्चयवाद पर विशेष रूप से बल दिया था। तो इसका 19 का सही आंसर सी सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्षेत्रीय विभेदन एरियल डिफरेंशिएशन जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को निम्नलिखित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को निम्नलिखित भी कहा जाता है। अपवादवाद या क्षेत्रीय अध्ययन, क्रमबद्ध भूगोल या प्रादेशिकतावाद। तो क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को क्षेत्रीय अध्ययन कहा जाता है, क्षेत्रीय अध्ययन कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को क्षेत्रीय अध्ययन कहा जाता है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 20 का 21 देखते हैं। आपको ग्रीक भूगोल के विकास में योगदानकर्ताओं का सही अनुक्रम लगाना है। तो आप देख लीजिए, अलेक्जेंडर, हेरोडोटस, हिप्पार्कस और एराटोस्थनीज हैं। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर को रख लीजिए, ठीक है, अलेक्जेंडर इसमें है। फिर उसके बाद आप रख लीजिए हेरोडोटस को रख लीजिए। हेरोडोटस इसमें भी है, इसमें 2 में है। फिर उसके बाद इरेटोस्थनीज को रख लीजिए, जो कि बाद में इरेटोस्थनीज इसी में है, तो हिप्पार्कस हो जाएगा। हिप्पार्कस, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। डी इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी अलेक्जेंडर, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज और हिप्पार्कस। इसका सही आंसर 21 का डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आपको फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए क्या है, ब्रायन बेरी है, कार्ल शावर है। कार्ल शावर को तो आप सामाजिक भूगोल से मिला सकते हैं, और डोर्रिन मार्शे को तो आमूल चूल परिवर्तनवादी भूगोल से मिला देते हैं, और OH के स्पेट को क्षेत्रीय भूगोल से मिला देते हैं। तो ब्रायन बेरी आपके नगरीय भूगोल से हो जाएंगे। 1 का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा कार्ल शावर, यानी ए आंसर सही हो जाएगा। इसका ए आंसर सही हो जाएगा, इसका ए आंसर सही, 22 का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको ध्यान में रखा करिए। आपका है कि नहीं है पूछा है। होमर हाइट क्षेत्र सिद्धांत सुमेलित है। सिनक्लेयर संकेंद्रित सिद्धांत, ये सिनक्लेयर संकेंद्रित बर्गेस का है संकेंद्रित सिद्धांत। क्रिस्टालर केंद्र सिद्धांत सुमेलित है। हैरिस उलमैन बहुकेंद्रक सिद्धांत ये भी सुमेलित है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, क्योंकि सिनक्लेयर संकेंद्रित सिद्धांत नहीं दिए हैं, बल्कि बर्गेस महोदय ने संकेंद्रित सिद्धांत दिए हैं। तो इसका सही आंसर 23 का बी हो जाएगा। 24 देखते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कथन है,
कथन है कि क्रोड उपांत मॉडल में क्रोड क्षेत्र का प्रभुत्व रहता है, जबकि उपांत निर्भर रहता है। जबकि उपांत जो क्षेत्र होता है वो निर्भर रहता है और क्रोड मॉडल में क्रोड का प्रभुत्व रहता है। ठीक है, कारण क्या दिया है, बिल्कुल सही है कथन। यह निर्भरता क्रोड और उपांत के बीच मुख्यतः उत्पादन और विनिमय के संबंधों के जरिए संचरित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका आंसर यानी ये हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही हो जाएगा ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, नगरीकरण की त्वरण अवस्था में नगरीय जनसंख्या तो राज्य की कुल जनसंख्या का 70% से ज़्यादा होती है। अच्छा, इसको यूजीसी ने डिलीट कर दिया था, इसको स्टार, क्योंकि कोई भी ऑप्शन स्पष्ट नहीं था, स्टार लगा दिया था, सबको समान नंबर प्राप्त हुए थे। इसका सही आंसर छोड़िए, क्वेश्चन ही गलत हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विकासशील देशों में आप्रवास के कारण कुछ भागों में जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। विकासशील देशों में आप्रवास के कारण कुछ भागों में जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे भागों की विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है, निम्न निर्वाह व्यय, अधिक अनुकूल जलवायु, रोजगार के अधिक अवसर और पहुंच। तो विकासशील देशों में आप्रवास के कारण कुछ भागों में जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे भागों की विशेषता होती है कि रोजगार के अधिक अवसर होते हैं। रोजगार के अधिक अवसर होते हैं तो उस क्षेत्र में आप्रवास के कारण जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 26 का सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए 27 को सूची फर्स्ट के सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो ये क्या है, लैंटिफेंडिया जो है ये यूरोप की कृषि पद्धति है, और रैंचेज देखिए एंग्लो अमेरिका की है, और फजेंडास लैटिन अमेरिका की है, और प्लांटेशंस ये एशिया की है। यानी सब सुमेलित हैं, सामने सामने 1 2 3 4 1 2 3 4 कहाँ है, 1 2 3 4 सी में है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर सी हो जाएगा, 27 का। 28 देखते हैं। जलवायु के प्रमुख प्रभाव के कारण विशेषीकृत मृदा को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। जलवायु के प्रमुख प्रभाव के कारण विशेषीकृत मृदा को किस नाम से जाना जाता है? सुस्तरीय मृदा दिया है, अंतःसुस्तरीय मृदा दिया है, अंतःसुस्तरीय मृदा और असुस्तरीय मृदा। तो सुस्तरीय मृदा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सुस्तरीय मृदा। ठीक है, 28 का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की कृषि का व्हिटलसी के वर्गीकरण में अति महत्वपूर्ण आधारों में से एक है? निम्नलिखित कौन सा विश्व की कृषि का व्हिटलसी के वर्गीकरण में अति महत्वपूर्ण आधारों में से एक है? ऑप्शन ए है कृषि का प्रकार्यात्मक रूप, जलवायु घटकों का वितरण, पशुचारण क्रियाकलापों का रूप, प्रमुख फसलों और वाणिज्यिक महत्व के पशुओं का क्षेत्रीय वितरण। तो व्हिटलसी महोदय का वर्गीकरण में कृषि के व्हिटलसी वर्गीकरण में अति महत्वपूर्ण आधार में से क्या है, आधारों में से एक क्या है? तो इसका सही आंसर है कृषि का प्रकार्यात्मक रूप। कृषि का प्रकार्यात्मक रूप यह महत्वपूर्ण आधार है। इसका सही आंसर 29 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कृषि उत्पादकता के क्रमिक गुणांक विधि का उपयोग किया है? देखिए सबसे पहले कृषि उत्पादकता के कोटि क्रमिक गुणांक विधि का उपयोग किया है।
कृषि उत्पादकता के कोटि क्रमिक गुणांक विधि का। तो इसका सही आंसर देखिए कलडाल होगा। इसमें स्टैम्प दिया है, रफी दिया है कलडाल और जी एंदे दिया है, लेकिन इसका सही जो आंसर होगा एमजी केंडाल। एमजी केंडाल सबसे पहले कृषि उत्पादक कोटि क्रमिक गुणांक विधि का उपयोग किया था। एमजी केंडाल, एमजी केंडाल, इसका 30 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। गिब्स मार्टिन सूचकांक का उपयोग निम्नलिखित के मापन के लिए किया जाता है। गिब्स मार्टिन सूचकांक का उपयोग निम्नलिखित के मापन, किसके मापन के लिए किया जाता है? फसल विविधीकरण के लिए, फसल विशेषीकरण, फसल विविधीकरण, फसल संकेंद्रण, फसल संयोजन। तो गिब्स मार्टिन सूचकांक का जो उपयोग है वो फसल विविधीकरण के लिए किया जाता है। फसल विविधीकरण के लिए गिब्स मार्टिन सूचकांक का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मंगोलाइड प्रजाति में अधिकांश प्रमुख रक्त समूह है। मंगोलाइड जो प्रजाति है उसका अधिकांशतः प्रमुख रक्त समूह क्या है? ए है या ए बी है कि बी है कि ओ है? तो इसका अधिकांश समूह जो है 20 रक्त समूह में आता है। 32 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 33 क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कथन और कारण का क्वेश्चन है। देखिए कथन दिया है समाज सूचक आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में 1960 के दशक में तेजी से बढ़ा। तो समाज सूचक आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में 1960 के दशक में तेजी से बढ़ा, बिल्कुल सही है। और अमेरिकी समाज में विविध सामाजिक समस्याओं के पैदा होने से बढ़ा। तो ये भी बिल्कुल सही है और कथन और कारण की दोनों को व्याख्या भी कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 33 क्वेश्चन का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उप प्रजाति काकेसाइड प्रजाति से संबंधित नहीं है? यहाँ से दिया है कि कौन सी काकेसाइड प्रजाति से संबंधित नहीं है। देखिए एस्किमो दिया, नॉर्डिक, सेल्टिक और ईस्ट बाल्टिक। तो नॉर्डिक भी काकेसाइड प्रजाति से संबंधित है, सेल्टिक भी काकेसाइड प्रजाति से संबंधित है, ईस्ट बाल्टिक भी काकेसाइड प्रजाति से संबंधित है, लेकिन इसको एस्किमो जो है मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 34 का ए आंसर सही हो जाएगा। एस्किमो काकेसाइड प्रजाति से संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित है? मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कथन दिया है, कथन क्या है कि क्षेत्र अच्छे सेवक लेकिन बुरे स्वामी होते हैं। जो क्षेत्र होते हैं अच्छे सेवक होते हैं लेकिन बुरे स्वामी होते हैं। ये कथन किस विद्वान का है? सीसी कार्टर का है, एजे हर्बर्टसन का है, OH स्पेट का है या विडाल डी लाब्लांस का है? तो ये जो कथन है क्षेत्र अच्छे सेवक लेकिन बुरे स्वामी होते हैं, ये सीसी कार्टर महोदय का है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। सीसी कार्टर महोदय कहते थे कि क्षेत्र अच्छे सेवक हैं लेकिन बुरे स्वामी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि परिवहन लाइनों या सिंचाई वाहिकाओं के साथ विकसित क्षेत्रों को कहा जाता है। परिवहन लाइनों या सिंचाई वाहिकाओं के साथ विकसित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो देखिए परिवहन क्षेत्र दिया है, नदी घाटी क्षेत्र दिया है, अक्षीय क्षेत्र दिया है, संक्रमण क्षेत्र दिया है। परिवहन लाइनों या सिंचाई वाहिकाओं के साथ विकसित जो क्षेत्र होता है उसे अक्षीय क्षेत्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अक्षीय क्षेत्र कहा जाता है। यानी 36 का जो सही आंसर हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा, अक्षीय क्षेत्र। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? यानी 3 सही कथन है। देखते हैं। कथन पहला दिया है पहला है कि प्रदेश किसी सूक्ष्म क्रम में धरातली लक्षणों को सुव्यवस्थित करने हेतु प्रतिपादित की गई मस्तिष्क जन्य संकल्पना है। प्रदेश किसी सूक्ष्म क्रम में धरातलीय लक्षणों को सुव्यवस्थित करने हेतु प्रतिपादित की गई मस्तिष्क जन्य संकल्पना है। ये तो सही है।
एक व्यवस्थित प्रदेश में एक व्यवस्थित क्रम भी निर्धारित किया जाता है। देखिए ये सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश परिमित अथवा अपरिमित त्रिआयामी भू सीमाओं पर विस्तारित होते हैं। तो प्रदेश परिमित अथवा अपरिमित त्रिआयामी भू सीमाओं पर विस्तारित होते हैं, ये गलत है। जो कोई पूछ रहा है कौन सही नहीं, तो यही सही नहीं हो जाएगा। चलिए आपको अगला भी दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर सी भी दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी है। देखिए ऑप्शन नंबर सी है कि प्रादेशिक संकल्पना धरातल पर समानताओं तथा विषमताओं का बोध कराने में का साधन है। बिल्कुल सही है, प्रदेश की वही तो विशेषता है। तो ये भी सही है। प्रदेश में किसी न किसी प्रकार की एकरूपता पाई जाती है जो आसपास के क्षेत्रों से भिन्नता प्रदान करती है। ये भी सही है। तो इसका अर्थ ये है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा 37 का, वो बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। यानी कौन सा सही नहीं है, प्रदेश परिमित और अपरिमित त्रिआयामी सीमाओं को विस्तारित होते हैं, यही सही नहीं है। ये ऑप्शन गलत है प्रदेश के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 देखते हैं। 38 दिया है कि प्रादेशिक नियोजन के निम्नलिखित उद्देश्यों में, किसके प्रादेशिक नियोजन के निम्नलिखित उद्देश्यों कौन सा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए दिया है निवास्यता संवर्धन और समुदाय निर्माण, निवास्यता संवर्धन और समुदाय निर्माण। ऑप्शन बी दिया है वन संरक्षण। ऑप्शन सी दिया है जनसंख्या वितरण का युक्तिकरण। ऑप्शन डी दिया है श्रेष्ठ क्षेत्रीय गतिशीलता प्रणाली। तो इसका जो सही आंसर होगा निवास्यता संवर्धन और समुदाय निर्माण। प्रादेशिक नियोजन के निम्नलिखित उद्देश्यों कौन सा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो निवास्यता संवर्धन और समुदाय निर्माण। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। प्रादेशिक नियोजन निम्नलिखित उद्देश्यों कौन सा महत्वपूर्ण है, तो निवास्यता संवर्धन और समुदाय निर्माण। इसका ये आंसर सही हो जाएगा। 39 देखिए कि प्रदेशवाद अभिव्यक्ति है। प्रदेशवाद अभिव्यक्ति है, ये रीजनल प्लानिंग के क्वेश्चन को डाल रहा है लगातार इसमें, इस पेपर में मैं देख रहा हूँ। प्रदेशवाद अभिव्यक्ति है अन्य प्रदेशों के प्रति अनभिज्ञता का, संकीर्ण प्रांतीयता का, वर्गवादिता का, स्थानीय व्यक्तिवादिता, स्थानीय निष्ठा और सांस्कृतिक विशेषताओं का। तो प्रदेशवाद किसकी अभिव्यक्ति है, ये पूछा जा रहा है। तो आप बताइए। ऑप्शन ए दिया अन्य प्रदेशों के प्रति अनभिज्ञता का। ऑप्शन बी दिया है संकीर्ण प्रांतीयता का। ऑप्शन डी दिया है ऑप्शन सी दिया है वर्गवादिता का। ऑप्शन डी दिया है स्थानीय व्यक्तिवादिता और स्थानीय व्यक्तिवादिता कामा स्थानीय निष्ठा और सांस्कृतिक विशेषताओं का। तो प्रदेशवाद जो अभिव्यक्ति है यही डी वाला इसका आंसर सही होगा। स्थानीय व्यक्तिवादिता, स्थानीय निष्ठा और सांस्कृतिक विशेषताओं का। 39 का डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि भारत के इस्पात संयंत्रों को पूर्व से पश्चिम क्रम में कौन से सही हैं। पूर्व से पश्चिम की बात कर रहा है, पूर्व से पश्चिम की बात कर रहा है कि कौन सा सही है। तो आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, डी जे आर बी ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो दुर्गापुर हो गया, जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया। दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इसका आंसर पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है, DJRB, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई। दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, यानी 40 का सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। मदुरै का देखिए हो जाएगा, मदुरै रामेश्वरम का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 देखिए 2 में है। वाराणसी कन्याकुमारी सबसे फेमस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 हो जाएगा, यानी बी का तीसरा हो जाएगा। अब इसका मतलब सी आंसर सही हो जाएगा। दिल्ली से कोलकाता की बात किया है तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 हो जाएगा। नई दिल्ली से अमृतसर तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 2 4 3 2 1, आंसर नंबर सी। इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 42 देखते हैं। 42 है कि निम्नलिखित राज्यों में से
किस राज्य में वर्ष 2011 में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किया गया है। इसका सही आंसर 20 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है अरुणाचल प्रदेश, 17 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, कश्मीर घाटी निम्नलिखित के बीच है। कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछता है कि श्रेणियों का नाम देता है, इसके बीच कौन घाटी, कश्मीर घाटी। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है पीर पंजाल काराकोरम श्रेणियाँ, ऑप्शन बी दिया है पीर पंजाल जास्कर श्रेणियाँ, और ऑप्शन सी दिया है जास्कर और लद्दाख श्रेणियाँ, ऑप्शन डी दिया है शिवालिक और लद्दाख श्रेणियाँ। तो कश्मीर घाटी जो है वो मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच है, यानी पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियों के बीच है। जास्कर श्रेणी आपके महान हिमालय में आ जाती है, पीर पंजाल आपके मध्य हिमालय में आ जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 43 का बी आंसर से पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियों के मध्य है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित प्रवास प्रकारों में से कौन भारत में अधिकांश जनसंख्या स्थानांतरण में योगदान प्रदान करता है? देखिए, निम्नलिखित ये इससे पहले भी 2012 में पूछा जा चुका है कि कौन सा क्षेत्र या कौन सी प्रवास धारा अधिकतम प्रवास का अनुभव करती है। सेम इसी तरह क्वेश्चन था। तो वहाँ पे मैं बताया था कि गांव से गांव अधिकतम प्रवास धारा अनुभव किया जाता है, क्योंकि 90% जो है लड़कियों की शादी जो होती है तो गांव से गांव लड़कियां एक गांव से दूसरे गांव प्रवास करती हैं। प्रवास धारा सबसे ज़्यादा अनुभव वहीं करती है। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन इसमें जो यूजीसी का ऑफिशियल आंसर है वो है इसमें गांव से शहर की ओर, गांव से शहर की ओर। उसके बाद 13 में जो पेपर हुआ उसमें गांव से शहर की ओर बात किया है। कौन भारत में अधिकांश जनसंख्या स्थानांतरण योगदान प्रदान करता है? वो प्रवास अनुभव करने की बात करता है, यहाँ स्थानांतरण में योगदान प्रदान करने की बात कर रहा है। तो दोनों तो बात एक ही हुई, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि गांव से शहर में जो बात की जाती, क्यों की जाती है? क्योंकि आज वर्तमान समय में जो प्रतिरूप बदल रहा है, जो पैटर्न बदल रहा है और जो लोगों की सोच बदल रही है कि गांव से शहर जाने पे उन्हें रोज़गार प्राप्त हो रहा है, गांव से शहर जाने पे उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है, गांव से शहर जाने पर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो रही है, गांव से शहर जाने पे अच्छी सुरक्षा प्राप्त हो रही है। इसलिए जो है स्थानांतरण बढ़ता जा रहा है वर्तमान समय में। और इस समय जो दिया था इसका आंसर गांव से शहर दिया था। गांव से शहर स्थानांतरण में योगदान प्रदान करता है, तो गांव से शहर इसका सही आंसर यूजीसी माना है। और इससे पहले जो 2012 में हुआ था पेपर, उसमें अधिकतम प्रवास कौन अनुभव करता है भारत में? तो कौन सा पक्ष अनुभव करता है? तो गांव से गांव प्रवास में उसका कारण था महिलाओं का अधिकतम 90% के आसपास जो गांव से गांव में शादियां होती हैं। तो 44 नंबर का सी आंसर सही होगा, यूजीसी के हिसाब से सही आंसर है। अब अगर इस क्वेश्चन को बदल दिया जाए, क्वेश्चन को इस तरह से बदल दिया जाए तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि पुरुषों की जनसंख्या गांव से शहर अधिकतम प्रवास करती है, या पुरुष जनसंख्या गांव से शहर की ओर अधिक प्रवास करते हैं। उसका कारण क्या? रोजगार है। अधिकतम से जो रोजगार के कारण ही तो प्रवास करते हैं, शिक्षा के कारण भी प्रवास करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अधिकतम की बात मैं किया। और महिलाओं, ऐसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन को, इस तरह से बना दिया जाए कि अधिकतम जो प्रवास है, महिलाओं का अधिकतम प्रवास कहाँ पर है? गांव से गांव है, शहर से गांव है, गांव से शहर है, तो शहर से शहर है। तो इसका सही आंसर महिलाओं का जो अधिकतम प्रवास है वो गांव से गांव हो जाएगा। तो उसका सही आंसर स्पष्ट रूप से गांव से गांव हो जाएगा। भारत की बात हो रही, चलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा, गांव से शहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को सही अर्थों में जंगली खानाबदोशी के रूप में जाना जाता है? जंगली खानाबदोशी के रूप में जाना जाता है। तो जंगली खाना, सेमांग जो जनजाति है उसको जंगली खानाबदोशी के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर 45 का बी हो जाएगा, जंगली खानाबदोशी सेमांग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मध्य पूर्व का प्राचीनतम धर्म क्या है? प्राचीनतम धर्म है मध्य पूर्व का जो है प्राचीनतम धर्म इस्लाम है कि यहूदी है कि ईसाई है कि पारसी धर्म है? तो मध्य पूर्व का जो प्राचीनतम धर्म है वो यहूदी धर्म है। मध्य पूर्व का प्राचीनतम धर्म क्या है? यहूदी है। इसका सही आंसर 46 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि किसी क्षेत्र के अलग अलग प्रकार के ग्रामों और नगरों वाली जनसंख्या के वितरण को दर्शाने हेतु सर्वोत्तम विधि है? नगरों वाली जनसंख्या के वितरण को दर्शाने हेतु सर्वोत्तम विधि है। क्या कह रहा है? किसी क्षेत्र के अलग अलग आकार के ग्रामों और नगरों वाली जनसंख्या के वितरण को दर्शाने हेतु सर्वोत्तम विधि है। अलग अलग आकार के ग्रामों और नगरों वाली जनसंख्या के वितरण को दर्शाने सर्वोत्तम विधि क्या? एक समान बिंदु, बहुबिंदु, एक समान बिंदु और वृत्त, बिंदु और गोला। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बिंदु और गोला हो जाएगा। किसी क्षेत्र के अलग अलग आकार के ग्रामों और नगरों वाली जनसंख्या के वितरण दर्शाने में सर्वोत्तम विधि बिंदु और गोला विधि है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 47 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 48 है आपका उपग्रह है और ऊंचाई की बात किया है कि कितने किलोमीटर में ऊंचाई बताना, जिससे लैंडसेट 5। तो लैंडसेट 5 की जो ऊंचाई है, लैंडसेट 5 देखिए नासा का प्रक्षेपित है उपग्रह है लैंडसेट 5 नासा का जो प्रक्षेपित उपग्रह है उसकी ऊंचाई 705 किलोमीटर है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 705 किलोमीटर, यानी इसका दूसरा हो जाएगा। और जो IRS है, IRS यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, उसकी जो उपग्रह है पृथ्वी कक्षा से 904 किलोमीटर है उसकी। इसके IRS को पृथ्वी कक्षा से कितने किलोमीटर है? ये 904 किलोमीटर है, यानी तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा स्पार्ट का हो जाएगा। ये फ्रांस का उपग्रह है। ये 832 हो जाएगा। इकोनाश का 631 हो जाएगा, यानी ये 2 3 1 4 2 3 1 4 इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 48 का सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस प्रस्तुत किसने किया था? हेनरी और रेंज द्वारा, क्लार्क और इवांस द्वारा, जिफ द्वारा, कार्ल पियर्सन द्वारा। इसको दोबारा ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये कार्ल और इवांस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, कार्ल एवं इवांस द्वारा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 49 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लिस 4 सेंसर का स्थानिक पृथक दर्शन है। लिस 4 सेंसर का स्थानिक पृथक दर्शन है। तो इसका जो सही आंसर है 5.8 मीटर है। 5.8 मीटर। 50 का ए आंसर सही हो जाएगा। 5.8 मीटर। 50वें क्वेश्चन का आंसर 5.8 मीटर सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पूरे सीरीज को सॉल्व कर चुके हैं। तो इस वीडियो से आपको थोड़ा से भी लाभ हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह हम आप लोगों को पूरा वीडियो बनाकर आपके सामने ये पेपर लेके आते रहेंगे। आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए प्रेमपूर्वक धन्यवाद।